जाने मुझे क्यों लग रहा था कि जितने लोग चाय पी रहे थे उतने लोग अंदर नहीं आए, और शायद आ गए। मित्रों, रज़ा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ओर से आर्ट मैटर्स नाम की हमारी जो सीरीज़ है उसके 101वें सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। ये संयोग की भी बात है और सौभाग्य की भी बात है कि हमने एक शतक पूरा किया, पर उसके बाद जो पहला सत्र हो रहा है वो एक युवा कलाकार पर है, जिनके बारे में अभी कुछ महीने पहले तक मैं कुछ नहीं जानता था। अब बुढ़ापे में आश्चर्य के अवसर कम आते हैं, जैसे सपने के अवसर भी कम आते हैं, दुस्वप्न अधिक दिखाई देते हैं। पर ये मुझे प्रीतिकर आश्चर्य हुआ जब मैंने लाल बहादुर सिंह के एक प्रदर्शनी जो गैलरी नव्या ने आयोजित की थी देखने गया, और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ कि कोई एक कलाकार है जो पक्षियों पर, हमारे शहर की इमारतों पर, उसके यातायात पर ऐसी पैनी नज़र रख रहा है। तो आप अभी उसके कुछ नमूने देखेंगे। और मैंने तभी ये तय किया था कि मैं इस कलाकार को इस सीरीज़ में बुलाऊंगा। बहरहाल आज वो हैं, तो लाल बहादुर जी आप आके बैठ जाइए, कहीं तो आपका नाम लिखा ही होगा, और उनसे बातचीत करेंगे। शमशुल इस्लाम, वो कहाँ गायब हो गए? शमशुल इस्लाम लेखक हैं और इतिहासकार भी हैं। ऐसे लेखक हैं जो इतिहास की भूली बिसरी बातों को याद दिलाते रहते हैं, और ऐसे लेखक भी हैं जो इतिहास की बहुत सारी गलतफहमियों को दूर करते रहते हैं। और जब आप हाल के 20-25 वर्षों में राजनैतिक बौद्धिक प्रतिरोध की कोई सूची बनाएंगे तो उसमें शमशुल इस्लाम का नाम भी होगा, उनकी बहुत सारी पुस्तकों का नाम भी होगा। तो अब मेरा काम खत्म हुआ। मैं अंत में फिर एक बार आके आपको धन्यवाद दूंगा आधा मिनट के लिए। तो पहले दे देता हूं कि आप सब आए, इसके लिए बहुत आभार। और अब आप लोग करिए जो करना चाहें आपस में। यही बात शुरू करूं? हाँ, इसके बिना रिकॉर्ड होता है। अच्छा, इसको हमको भ्रम है कि सब इतिहास में जाएगा। तो दोस्तों, बहुत खुशी का मौका है कि कला की भी हैसियत होती है, आर्ट मैटर्स, ये इसका 101वीं कड़ी है। और रज़ा फाउंडेशन और इंडियन इंटरनेशनल सेंटर ने मदद किया है, इसको ऑर्गेनाइज किया है। और एक नौजवान कलाकार लाल बहादुर सिंह, जिनको हम सब प्यार से लाल कहते हैं, वो सचमुच में लाल है भी। एक ऐसा कलाकार, उस कलाकार के बारे में तो अशोक वाजपेयी जी ने भी बात की कि उनके चित्र देखे, उनका काम देखा, लेकिन लाल बहादुर उससे ज़्यादा क्या है वो मैं कुछ साझा करूँगा आपके साथ। और ये मैं बता दूं कि वो जो अंग्रेज़ी की कहावत है कि सिल्वर स्पून वाले लोग पैदा होते हैं वही दुनिया को चलाते हैं, ये उससे विपरीत दिशा का किस्सा है।
लाल बहादुर के कला के बारे में यहाँ जो ज़्यादा दोस्त आए हुए हैं वो लाल बहादुर की पेंटिंग्स उन्होंने देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन लाल बहादुर की जो शख्सियत है या जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो या उनका जो सफ़र है, उसके बारे में मैं उनकी कुछ ज़िंदगी के कुछ पहलुओं का जिक्र करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको रोचक लगेगा और आपको अच्छा लगेगा। कि सबसे पहली बात यह है कि ये जहाँ रहते हैं फरीदाबाद में, इनके घर के बाहर जो सबसे बड़ी दीवार है जो पूरा लगभग एक 1.5 किलोमीटर से दिख जाती है, उसमें सांझी शहादत, सांझी विरासत के 3 शहीदों के, आप समझ लीजिए कि लगभग 20 फीट के चित्र बने हुए हैं। 40 फीट है, हाँ धन्यवाद, 40 फीट के हैं। किस किस के हैं? चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह और भगत सिंह। और इनका घर फरीदाबाद में जाना जाता है कि वो शहीदों वाला घर, हाँ ऑटो वाले से ये कहाँ जाना है, अच्छा वो शहीदों वाले घर में जाना है। तो ये लाल बहादुर की ये पहचान है, कलाकार के अलावा उनकी ये जो पहचान है। उसके बाद ये जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ उसका मैं साक्षी भी हूँ कि लाल बहादुर की जब शादी हुई, बीना आई हुई है यहाँ पर, उनकी पत्नी बीना यहाँ है, तो जब शादी हुई तो ये लाल बहादुर का ये कहना था कि मैं इसको लिखूंगा कार्ड में, क्योंकि गांव के अंदर चमनिया एक जगह है, चमनिया कस्बा गाजीपुर में, कि वो कि मैं बिना दहेज की शादी कर रहा हूँ, बिना दहेज की शादी है और आप इसमें कोई तोहफा लेकर नहीं आए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हम वहाँ पहुँचे और बारात जब लड़की वालों के यहाँ गई, बीना के घर गई, तो 85 लोग ये देखने आए कि ये लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, पागल है, क्या है जो बिना दहेज की शादी कर रहे हैं। हाँ, और खुसुर के यार लड़का तो सही लग रहा है, क्या चक्कर है, कोई शराबी है, कबाबी है, कुछ और शादियाँ की हुई है क्या, मतलब इतना फिल्मी सीन था वो। लेकिन लाल बहादुर ने वो काम किया था, लाल बहादुर की, और वो उस इलाके के अंदर एक मिसाल, एक नज़ीर बना था लाल बहादुर की शादी। एक बात बाबा जी जी, आमतौर पे शादियों में दहेज लेने के लिए लड़ाइयाँ होती है कि अभी फ्रिज नहीं मिला तो गाड़ी नहीं मिली, और मेरी शादी में भी लड़ाई हुआ, लेकिन जो ट्रैक्टर पे सामान लादा था वो लौटाने के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी, और सारे रिश्तेदार मतलब मेरे पास आके, और पूरा वो गांव के बाहर खाली स्पेस है, वहाँ पे सारे ये सीन चल रहा है, और उसमें लोग बाग विनती कर रहे हैं, रीना के पापा जी रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं कि मतलब उनके भी सम्मान की बात है कि हम आपको दहेज नहीं दे रहे, लेकिन मेरा भी तो शौक़ है, मेरी भी तो बेटी है, तो ये सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। जी बाबा। और इनकी बेटी का नाम है तुलिका, इनकी बेटी का नाम है तुलिका, जो इसी हफ्ते वो बड़ौदा के आर्ट डिपार्टमेंट में दाखिला लिया है, और बेटे जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका नाम है अबीर। तो वो जी, तो ये भी इनकी पसंद से आप समझ सकते हैं कि वो लाल बहादुर क्या हैं। और लाल बहादुर एक कलाकार के तौर पर तो आप उनको जानते हैं, और ये मुझे खुशी है कि उनसे यहाँ बात करते हुए, और लाल बहादुर के साथ वो थोड़ा वक्त बिताना। तो मैं जो कुछ मेरे जहन में कुछ बातें हैं वो मैं रखता हूँ कि लाल बहादुर ये बताएं कि कुछ गांव और परिवार के बारे में बताएं, आप कहाँ से आते हैं? जी शुक्रिया। मेरा गांव गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट धनौता गांव उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, और मैं एक छोटा सा किसान परिवार से आता हूँ, और वहाँ की बचपन की जो यादें हैं वो आपके साथ साथ। आपके क्या शौक थे, जरा वो भी जोड़ दीजिए। शौक वैसे तो बचपन में बहुत सारे शौक होते हैं, लेकिन उसमें 2 शौक सबसे मज़ेदार हैं। एक तो उस समय में अभी टीवी नहीं आया था,
तो नाटक देखना, ड्रामे देखना, और थोड़े दिन के बाद टीवी भी आ गया तो टीवी देखना, फिल्में देखना और चित्रकारी करना। इसके लिए तो मार भी पड़ती थी घर में, बड़े भाई साहब से और पिताजी से, दोनों लोगों से मार भी पड़ती थी, क्योंकि मैं रात को ना खाना वाना खा के बाहर निकल जाता था, 10-11 बजे रात को आता था, तो बच्चे के तौर पे मार खाता था कि रोज़ रोज़ टीवी देखता है। हाँ, तो ये ज़बरदस्त शौक है। और बाकी चित्रकारी का वो भी नशा था। अब उसके लिए मार खाना इसलिए पड़ता था, जो बड़े भाई साहब हमारे थे वो ये बोलते थे कि तू सारा कॉपी मतलब ड्राइंग कर करके गंदा कर देता है। मेरा ये था कि आगे से लिखते, जो सब्जेक्ट शुरू होता था वो लिखता था और पीछे से ड्राइंग बनाता था। तो उसके लिए होता था कि तू अलग से कॉपी क्यों नहीं बना लेता है। उनका सजेशन सुझाव अच्छा था, लेकिन बचपन में कौन अच्छा बुरा देख रहा है, तो जहाँ जो मिलता था बनाता था। अच्छा, उससे पहले बाबा थोड़ा सी मैं बचपन की बातें जो जहाँ से मेरी कला शुरू हुई, चीज़ों का अभाव रहा। हालांकि अब पता चलता है, उस समय तो बचपन में क्या अभाव है, क्या मिलना चाहिए, इस पर कोई ज़्यादा सोच होता नहीं है। तो मेरा जो स्कूल रहा, झोपड़पट्टी का स्कूल रहा, मतलब पुआल का, झोपड़ी का। और मैं चूँकि गरीब, पिताजी किसान रहे और खेतीबाड़ी भी ज़्यादा नहीं थी, खेतीबाड़ी इतनी थी कि बस परिवार साल भर खाना खा सकता है। उसमें भी सिर्फ चावल और गेहूँ उगता था। दाल के लिए मतलब दूसरे गांव जाके दूसरे के खेतों में मजदूरी करना, और वहाँ से दाल, और सब्जी के लिए भी आदि जो बटाई का खेती होता है उसके लिए करना। तो ऐसे अपना दाल और सब्जी और चावल गेहूँ का काम चलता था। तो पहला जो बचपन की जो याद है, वो बोरी का जो झोला होता है, जो आमतौर पे बोरी इधर उधर से मांगने पे जो प्लास्टिक की बोरी होती है वो मिल जाता है, और उसी का झोला मेरा बना हुआ था, और उसमें स्लेट और खड़िया। उस समय खड़िया मतलब ऐसे पेंसिल टाइप का नहीं आता था, पत्थर टाइप का आता था। दुकान पे मतलब 5 पैसे का मतलब 10 पैसे का आपको मिलता था, तो वो मेरे झोली में होता था, वही गया। तो जब लिखना शुरू हुआ, जब भी से ड्राइंग की शुरुआत हुई, और सबसे पहला चित्र स्लेट पे मैं बाघ का बनाया था। और बाघ उस समय आप इमेजिन करेंगे तो आज के जैसा बाघ नहीं था, सिर्फ मुंह फाड़ता हुआ, आउटलाइनिंग में 4 पैर और पूंछ, और मुंह फाड़ता हुआ एक बाघ। मतलब देख के हर कोई बच्चा बता सकता था कि ये बाघ का चित्र है, बस इतनी। और इसके बाद क्या हुआ, मेरे को तो मतलब चित्रकारी का जुनून, नशा, जहाँ मतलब मिलता था चीज़ें, मतलब मिट्टी मिला तो मिट्टी में बना रहा हूँ, धूल मिला तो धूल में बना रहा हूँ। और स्कूल की छुट्टियों के बाद हमारे गांव में मंदिर है, शिवालय है। हाँ, ये इसका जो फर्श है वो रेड कलर का है, सीमेंटेड फर्श है, रेड कलर का है। तो इसमें बच्चे आनंद के तौर पे, क्योंकि उस समय आनंद का कोई साधन नहीं था, गोटी खेलना, लुका छिपी खेलना, कबड्डी खेलना, चिक्का खेलना, ओढ़ापाती खेलना, यही सब खेल हुआ करता था। तो घर से निकल के मंदिर में दोपहर तक अपना बैठते थे, शाम तक बैठते थे। तो बच्चे कहते थे ड्राइंग बना के दिखा, तो कहीं से कंकड़ ले लिए और फर्श पे बनाए जा रहा हूँ, बनाए जा। तो जब शुरू करता था तो उस समय प्रपोर्शन का तो हिसाब कोई होता नहीं था, और बैठ के बना रहा हूँ, कोई ऐसे मतलब खड़े सरफेस पे भी नहीं बना रहा हूँ। तो बनते जाता था और पीछे खिसकते जाते थे, मतलब पूरी टीम पीछे खिसक रही है वो ये। तो ऐसे कर करके पूरा आसपास के इलाके में, गांव में सब लोग जानने लगे कि मतलब इनका, मेरे पिताजी का नाम हरिनारायण सिंह है, तो हरिनारायण का बेटा मतलब चित्रकारी करता है। और ऐसे जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे ड्राइंग में सुधार होता गया। और ड्राइंग का सुधार तो हुआ, और लोग बाग जैसे अपने शादियों में दीवार पे मतलब गेरू से, नील से, क्योंकि शादी गांव के लोग शौकीन, शौक सब रखते हैं, भले उसके लिए खर्चा करें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन शौक पूरे रहते हैं।
तो किसी का शादी हुआ तो उसमें अपने लड़की का शादी हुआ तो आमतौर पे लड़की की शादी में बारात आती है, तो बारातियों के घर सजाना और फूल पत्ती वगैरह बनाना सब रहता है। तो अब चूँकि मैं गांव का लड़का था तो उसको बुला लेते हैं और उसे बनाते हैं। तो गणेश, मोर, हाथी, घोड़ा और सब चीज़ें और मीडियम गेरू और नील और ज़्यादा से ज़्यादा वो लाल रंग होता है पैरों पे जो लगाते हैं हम, तो औरतें जो शादी ब्याह में जो लगाती हैं। अलता नहीं, अलता तो वो हो गया, रंग होता है, लाल रंग होता है जो होली वगैरह में खेलते हैं। तो उससे जो सफ़ेदी के ऊपर तो 2 दिन में उड़ जाता है, लेकिन गेरू और नील रहता है। तो और मेरा जो मेहनताना था वो भोज, मतलब शादी में भोज खा लिया बस। हाँ, दावत मिल जाती थी, ये मेहनतान था। अच्छा, साथ में पढ़ाई का आलम ये था कि जैसे जैसे मेरी ड्राइंग में सुधार होता गया वैसे ड्राइंग पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर होते गया। दूसरी क्लास तक मेरा पढ़ने में अच्छा रिजल्ट था, लेकिन याद है 5वीं क्लास तक आते आते मतलब थोड़ा मार्क्स कम आने लगे। और ड्राइंग में जैसे शादी ब्याह में गेरू नील होते होते मुझे लगता है कि 6ठी 7वीं तक, छठी में मैं गया अपने कस्बे मिडिल स्कूल में पढ़ाई करने। तो वहाँ पे मूर्तियाँ बनती थी, जैसे दुर्गा जी का कच्ची मूर्तियाँ पुआल और जो मिट्टी का बनता है। तो मेरे लिए तो आर्ट ऐसा था कि मतलब कहीं पे अगर मिल जाए या चाहे पता लग जाए तो वहीं पे जाके घंटों खड़ा रहना है। तो वहाँ जब जमानिया कस्बा में एडमिशन हुआ तो वहाँ पे जाके लंच के समय में मूर्तिकार के पास पूरा लंच टाइम, खाना वाना कुछ नहीं खाना है। आते समय भी 1 घंटा, जो बस स्टैंड था वहाँ पे मूर्ति, एक दूसरा मूर्तिकार मूर्ति बनाता था, वहाँ पे 1 घंटा, एक बस छोड़ देनी है, दूसरी बस पकड़नी है उसके लिए। अच्छा, वहाँ से सीख के आना तो घर में एक्सपेरिमेंट करना है, बड़े भाई के साहब के साथ मिल के पुआल वाल मतलब ज़मीन पे बिछा के मतलब जुगाड़ लगा रहे हैं। एक बार पहला इंसिडेंट याद है कि दुर्गा जी का मूर्ति बनाए थे और बड़े भाई साहब के साथ मिल के, और एक पड़ोस के जो भाई साहब थे वो भी मदद किए थे। लेकिन ज़मीन पे भारी भरकम पुआल का और मिट्टी उट्टी लपेट के जब बनाए, जब तैयार हुआ तब यह हो कि लेटे लेटे थोड़ी रखना है, उसको खड़ा करना है। जब हम लोग खड़ा किए तो कोई हाथ टूट गया तो कहीं गर्दन लटक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अच्छा, अब दुर्गा पूजा चूँकि मूर्ति बनाए थे तो पूजा भी करना है। तब दुर्गा पूजा का जो दिन था, अब इतना समय नहीं था कि दूसरा बना सके, तो खैर टूटी फूटी मूर्ति अपने मोहल्ले में रख के और टेंट वेंट लगा के और आटे का वो चीनी, आटा भून के और चीनी मिक्स करके प्रसाद बनता है गांव में। तो उसका प्रसाद हम लोगों ने घर वाले बनाए और बांटे। उसमें मुझे 5 रुपये मिले, किसी ने मतलब प्रोत्साहन के तौर पे दिया था वो। तो ये तो मूर्ति का रहा है, और ये भी मूर्ति में भी सुधार आया। 8वीं क्लास तक आते आते 2 मूर्ति मैंने बहुत अच्छा बनाया, जिसके लिए अब क्या होता है कि फेस आमतौर पे ना मूर्तिकार सांचे से बनाते हैं। तो अब इतना समझ आ गया कि ये तो सांचा से बनता है, लेकिन सांचा अपने पास तो है नहीं, कैसे बनाएंगे। तो सांचा कोई दिखाता भी नहीं मूर्तिकार, और आप वो जो सांचे से डालेगा मूर्ति उसका मुंह बेचेगा भी नहीं। तो बड़े भाई साहब का दिमाग था इधर उधर बात करते हुए, और एक मूर्तिकार से उसका एक बना हुआ मिट्टी का खरीदे हम लोग, कुछ पैसे याद नहीं है, खरीदे। तो आप घर पे लाके उसके ऊपर पूरा मिट्टी लपेट के एक डाई तैयार किया। डाई तैयार किया, फिर 2 उसमें से वो बनाए और 2 मूर्ति बनी। वो अच्छी बनी। उस समय तक ट्रेंड हो गया था कि बाँस पट्टी बाँस लगा के और पूरा स्टैंड पे खड़ा करके और बनाए, और पेंट वगैरह से जो आमतौर पे चूना, रोरी और प्यूरी, ये सारे मीडियम इस्तेमाल करके बनाए थे, और पूजा भी फर्स्ट क्लास का हुआ था। अच्छा, इससे पहले एक बार क्या हुआ कि ये 2-3 साल का दायरा है, तो एक साल किसी ने जो गांव में सरस्वती पूजा होता है उसका साथ रखवा दिया शिवालय पे।
अब जो वहाँ के वो तो बाजार से फर्स्ट क्लास मूर्ति आई थी, मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी थी। तो बड़ा इंसल्ट फील हुआ कि मतलब वो सब तो उनकी पूजा कर रहे हैं, हमारा तो स्टॉल अलग से लगवाने को तो लगवा दिया है, लेकिन वहाँ तो कोई जाते ही नहीं है। और एक तो उसके सामने और मतलब बत्ती सी लग रही है, अपने आप को भी बुरा लग रहा है। जो शान मतलब टूटी फूटी मूर्ति रख के अपने मोहल्ले में किए थे, वो शान वहाँ पे मतलब नहीं था अपना। तो वो मार्केट में आया तो उसको लगा, मार्केट में नहीं, शिवालय में वहाँ मतलब जब सामने आया लोगों के, हाँ। तो वो क्योंकि दो वहाँ पे दर्शक, दो एक तो बाजार की मूर्ति थी और एक खुद बनाई हुई, तो जाहिर सी बात है खुद बनाया वो खूबसूरत नहीं था। ये था। तो फिर अगली बार मैंने तय किया नहीं, उनके साथ नहीं बनाएंगे, हम अपने मोहल्ले में ही अपने घर के पास ही पूजा करेंगे। हाँ, और धूमधाम से माइक वाइक लगा के और बच्चा मंडली पूरा पूजा किया और ले जाके जमानिया गंगा जी में उनको दफन किया। हाँ, तो ये मूर्ति का और जो चित्रकारी का सिलसिला रहा, चित्रकारी का 6वीं 7वीं तक आते आते जो पिताजी जिनके खेत में बटाई का काम करते थे, उनकी लड़की की शादी थी। तो उन्होंने ये हुआ कि मेरे से अपना दीवार का काम करवाएंगे। अच्छा, उससे पहले का एक इंसिडेंट है कि मेरे गांव में एक कलाकार आया था कहीं से, दूसरे गांव से। वो अच्छा खासा वो था और एक घर पे पूरा बहुत सारे चित्र फर्स्ट क्लास इनामल पेंट में बनाए थे। तो उस दौरान भी मैं जा रहा था उनके पीछे, जितना दिन बना उतना दिन मतलब गली में पीछे खड़ा होकर देख रहा हूँ और वो बना रहे हैं। तो अच्छा, उनसे मेरे पिताजी बोले भी थे कि मेरा भी बच्चा बनाता है, चित्रकारी करता है, तो आप ट्रेनिंग दे देंगे, सिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उनका ये था कि नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी है, तो अपनी प्रॉपर्टी मतलब अपने बच्चे को ही, दूसरे बच्चों को नहीं उसमें वो करना है। अच्छा, अब चूँकि उनके साथ दूसरे मोहल्ले में अच्छा खासा पेंट वाला बना हुआ चित्रकारी हुआ है, तो जो बटाई वाला जो बता रहे हैं, तो उनका भी इच्छा हुआ कि अपने घर में भी इनसे पेंट, एनामल पेंट दे के और चित्रकारी करवाएंगे। जब तक मेरा भी थोड़ा ड्राइंग अच्छा हो गया था और फर्स्ट टाइम एनामल पेंट से मैंने उनके दीवार पे बहुत सारे चित्र बनाए थे, शंकर जी, गणेश जी, और दरवाजे पे फूल। चूँकि मैं ट्रेनिंग मेरी हो गई थी कि पड़ोस में दूसरा जो घर बना था, तो वहाँ से देख के और वो है, तो वो अच्छा बना। और उनकी मेहनताना में मेरे को एक साड़ी मिली थी और घर वालों की दावत मिली थी। तो साड़ी माता जी के लिए, आप साड़ी माता जी के लिए बोल लीजिए या मेरा मेहनताना बोल लीजिए, मैं तो साड़ी पहनूंगा। तो आमतौर पे क्या होता है कि कोई रिश्तेदार आता है या न्योताओं में जो होता है तो साड़ी दिया जाता है, तो और मेरे को मुझे लगता है कि उसी तौर पे दिए होंगे कि। अच्छा, अब लाल, अब जरा ये बताइए कि दिल्ली आप कैसे पहुंचे? दिल्ली से बाबा, उससे पहले मैं गाजीपुर पहुंचा। अच्छा। और गाजीपुर पहुंचाने वाले डॉक्टर सैयद बदूद का योगदान रहा। मैं उनसे डॉक्टर सैयद बदूद। हाँ, बदूद। अच्छा जी, आप तो मिले हैं उनसे। हाँ जी, डॉक्टर साहब से। तो उनका योगदान रहा, चूँकि मैं गांव का लड़का था तो सब जना शोर मच गया था, तो उनकी यहाँ भी बातचीत था और वो भी देखते थे और मेरे पिताजी को भैया भैया बोलते थे, तो मैं उनका भतीजा ही हुआ। और वो क्या करते थे कि दवा लाने गाजीपुर शहर मिस्र बाज़ार में जाते थे। उस मिस्र बाज़ार में दवा की मार्केट में एक पेंटर की दुकान थी, ब्याहुत आर्ट्स करके, उसको चलाते थे प्रदीप ब्याहुत करके। वो आसपास के नामी पेंटर थे। और पेंटर राइटिंग के साथ साथ चित्रकारी भी करते थे, पोर्ट्रेट वगैरह बनाते थे और इलेक्शन में नेताओं का कटआउट भी बनाया करते थे। तो उनका कटआउट मैं देखा था एक बार जमानिया में, जब इलेक्शन का प्रचार होता है तो मैं देखा था। तो मेरा वही है ना कि जो चीज़ देख लिया तो उसके पीछे पड़ जाना है, अब मिले ना मिले वो बात की बात है। अच्छा, सौभाग्य से वहाँ जाने के बाद मेरे को कटआउट बनाने का भी मिला मौका। और चूँकि मेरा चित्रकारी अच्छा था, राइटिंग कम था, उनके यहाँ 2 साल का समय हुआ तो राइटिंग भी सीखा। मेरे को बैनर राइटिंग आती है, बोर्ड साइन बोर्ड राइटिंग आती है।
और चित्रकारी में ज़्यादा हाथ सफल था, तो मेरे को चित्रकारी का काम मिलता था, क्योंकि और भी जो लड़के थे वो राइटिंग का काम करते थे, तो मैं फिगर वाला काम करता था। अच्छा, उस दौरान कुछ मतलब वॉल पेंटिंग वगैरह चलता था, तो वॉल पेंटिंग के लिए एक पशु आहार का वॉल पेंटिंग के लिए मैं पटना गया था। पटना और रेलवे स्टेशन के बगल में सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के आसपास ही वो एरिया है जहाँ पे वो पशु आहार की फैक्ट्री है। उसमें उसका कंडीशन ये था कि जहाँ वो बनता है पूरा का पूरा बुरादा टाइप का वो मिलेगा आपको, और वो जूट की बोरियाँ और ये वो, और लंबा चौड़ा था, मतलब मेरे को लगता है कि 100 मीटर तक लंबा था, और एंड में उनका बाथरूम था। और जो वर्कर्स को सोने बैठने का कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं था, और गर्मी के मौसम में मैं गया था वहाँ पे। तो अब चूँकि पेंटर आदमी है और वो तो कंपनी वाले हैं, और उनके प्रचार के लिए गए थे, मैं और मेरा एक दोस्त है, 2 लोग गए थे, साइकिल से घूम घूम के झूला टांग के, और पूरे शहर में वो करते थे। शाम को उनके यहाँ ही रुकना होता था। तो एक दिन व्यवस्था मिला, वो जो रिक्शा ट्रॉली होता है जो सब्जी बेचते हैं, तो वो जगह मिला अपने को सोने को, दोनों लोगों को। तो अब 2 लोग उसी ट्रॉली पे सोए, रात गुजारे। लेकिन ट्रॉली की समस्या ये है कि वो 4.5 फीट की होती है, तो पैर लटक जाए, और पैर फैलाओ तो पैर लटक जाए, और बिटोर हो तो बिटोर बुकड़ी मार के कितना देर तक सोओगे। तो अगले दिन अब क्या हुआ कि नहीं यार, यहाँ पे गुजारा नहीं होगा। वहाँ पे शेड लगा था, तो कुछ उसके वर्कर ना वो करकट की शेड पे सोया करते थे। तो अब अगले दिन मैं तो अपना करकट पे भैया बिस्तर लगाया, जो भी वो बोरी वोरी था वो डाल के अपना वहाँ पे सोता था। तो ये तो वहाँ की व्यवस्था थी, खैर। और वहाँ पहुँचे आप? हाँ जी। नहीं, वो दिल्ली आने से पहले गाजीपुर की मैं थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक गाजीपुर नहीं पहुँचूंगा दिल्ली मैं आ नहीं सकता। तो इसलिए वो ज़रूरी था। और उन्हीं की दुकान पे रहते हुए, और काम के साथ साथ उनके एक मित्र थे, और जो गाजीपुर से दिल्ली लाने का ब्रिज का जो श्रेय है, सौभाग्य से हमारे बीच वो मौजूद हैं वो शख्स। और उनसे पहले कि मैं बता दूं, वो गए थे दुकान पे, तो उस टाइम तक मेरे उस्ताद भी मतलब दिल्ली आते होते थे, तो दिल्ली का कुछ काम वगैरह करते थे, तो फिगर में मेरा हाथ अच्छा था, तो मेरे को फिगर वगैरह बनाते थे। तो कैनवस पे भी कुछ, मतलब कैनवस नहीं, मार्किंग था। मार्किंग के ऊपर वहाँ का जो बैनर का जो मीडियम होता है, फैब्रिक कलर और फेविकोल वगैरह, सरेस वगैरह डाल के उससे कुछ चित्रकारी बनाते थे। तो श्रीकांत दुबे जो दुबे जी हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा खड़े हो जाएं। तो और 2 शब्द मैं चाहूँगा कि आप बताएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, शायद मैं भूल चूक में ना बोल पाऊँ। तो ये मैं बना रहा था, दीवार पे वो कपड़ा लगा हुआ था, उसके ऊपर चित्रकारी, जिसमें 8-10 फिगर थे। और ये गए थे, चूँकि उनके दोस्त थे, तो अपना सामने पीछे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो देखे थे, इनको अच्छा लगा। तो फिर इन्होंने बोला कि भाई आप लोग दिल्ली आइए। तो मतलब दिल्ली में तो ठिकाना नहीं है। अच्छा, इनसे मिलने से पहले मैं दिल्ली आया था एक बार, अंधेरिया मोड़ करके हैं, वहाँ पे मेरे जीजा और बड़े भाई रहते थे। जीजा जी मिस्त्री का काम करते हैं, और बड़े भाई साहब वहाँ पे मजदूरी का, सीमेंट वगैरह जो देना, वो मजदूरी का काम करते थे। उनके पास आया। यहाँ पे भी मतलब झोपड़पट्टी, अंधेरिया मोड़ पूरा झोपड़पट्टी ही है, उसमें रहने का वो मिला। लेकिन पापा में थोड़ा सी बात लंबी होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन अब वहाँ आए तो कोई पेंटर और नहीं, ये आर्टिस्ट का कोई दुकान तो होता नहीं है कि जाके कहीं पे भी बोल सकते हैं कि भाई मेरे से भी काम करवा लो। तो कोई मतलब दिल्ली घूमे तो कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ
कोई कुछ नहीं मिला, निराश होकर एक फ्रेमर थे उनके पास गए तो वो अपना ट्राई व्राई करवा रहे हैं कि क्या बनाने आता है दिखाओ, बस दिखाने का है उनको क्या बनाने आता है, बस काम वाम के बारे में कुछ नहीं। तो मैं और बड़े भाई साहब तय किए कि ऐसा कि अच्छा, उस समय मज़ेदार बात यह है कि पूरा शहर ना फिल्मी पोस्टर फिल्मी होर्डिंगों का शहर था, और उस समय होर्डिंग आर्टिस्ट लोग बनाया करता था। तो ये था कि ये कहाँ होर्डिंग बनता है, फिल्मी पोस्टर का होर्डिंग कहाँ बनता है, इसको तलाशना है, यहाँ पे ज़रूर काम मिल जाएगा। अच्छा, वो भी पता कैसे चले, स्टूडियो कोई रोड तो होता नहीं है। फिर हॉल पे गए, गोल्ड दरियागंज आए और हॉल पे गए दरियागंज में गोल्ड स्टार सिनेमा। तो वहाँ पे जो टिकट विकट देते हैं या गार्ड थे उनसे पूछे, पता करके दरियागंज एक स्टूडियो में गए। तो वहाँ पे जो आर्टिस्ट काम कर रहे थे उनमें से एक आर्टिस्ट बोल रहा है कि भाई क्यों आए हो दिल्ली, यहाँ बुरा हाल है, मैं तो मेरी मशवरा मानो तो गांव चले जाओ, खेती बाड़ी कर लो, उससे इससे लाख गुना अच्छा है, इसमें मत आना, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, खैर अपने को तो काम चाहिए था, और वहाँ से किसी से ऐसा कुछ बातचीत नहीं हुआ, उसी आर्टिस्ट से बात हुआ था। तो चले आए तो बड़े भाई साहब कह रहे हैं उल्लू बना रहे हैं, ऐसा बुरा हाल है तो वो क्यों कर रहे हैं, साला ये रखना नहीं चाहता है, मतलब ये उसका कंप्यूटर नहीं चाहता। हाँ, साल कौन सा? ये होगा मेरे को लगता है 1996 जी। तो खैर वहाँ चले गए, फिर दूसरे दिन आए, फिर ढूंढते ढांढते मोरी गेट के एक उसमें पहुँचे। तो वहाँ पे मतलब मिला काम देने को, रख लिए काम करने के लिए, लेकिन महीने की मजदूरी 600 रुपया थी, और थानेदार का पोस्टर बन रहा था। तो थानेदार का पोस्टर मैंने पेंट किया है, बोरी का बड़ा सा, कम से कम 20 बाई 40 का, वो तो बड़े बड़े बनते थे, और पिगमेंट और मिक्स करके, और ड्राइंग तो वहाँ 15-20 दिन नहीं काम किया होगा, ज़्यादा नहीं किया। तो ड्राइंग उनका करने का तरीका बड़ा बहुत फास्ट है, और ग्राफ करने का, मैं तो बच्चा था और मेरे से शुरू में तो धागा पकड़ना है, और धागा पकड़ना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब उनके लिए बहुत विलम्ब हो गया, इतने स्पीड से धागा लगाते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। फिर क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी कर। अच्छा, वो एक्सपीरियंस रहा, लेकिन सब मिला के मैं अंधेरिया मोड़ में था, और 5 रुपये का टिकट लेके मोरी गेट आना होता था उस समय, टीटी से बस का किराया था। तो 5 रुपया मतलब आना जाना 10 रुपया, 300 रुपया किराया हो जाए, और किराए में चला जाएगा। तो फिर तय हुआ कि इससे अच्छा तो गाजीपुर ही चले जाते हैं, क्योंकि 600 रुपया में क्या। तो फिर वापस चले गए, अरे गाजीपुर चले गए। फिर वहाँ पे श्रीकांत दुबे जी के माध्यम से यहाँ आए दिल्ली, और पहला जो काम मेरे को मिला वो रेमब्रांड का काम, नाइट वॉच जो रेमब्रांड का काम है, 4x3 के साइज में मिला। तो आप देख सकते हैं कितना फिगर वाला काम है। ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि उस समय तस्वीर मैं नहीं खींच पाया, तो रेफरेंस के तौर पे रखा है, लेकिन अच्छा बना होगा इस उम्मीद से कि करेक्शन नहीं आया मेरे पास। तो 2 शब्द अगर आप बोल दें तो अच्छा रहेगा जी। नमस्कार जी सभी को। सबसे बड़ी बात है कि आज मैं इनको यहाँ देख करके बहुत ही हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जिस पेड़ को आप लगाते हो और वो बड़ा होकर वृक्ष सुगंध देता है समाज में, फल देता है समाज को, बहुत अच्छा लगता है। तो इनके बारे में फर्स्ट मीटिंग जो ये बता रहे, सही बात यही है। तो मिस्टर ब्याहूत थे, वहाँ के पेंटर थे, वो मेरे अच्छे मित्रों में से थे। मैं गया था तो वो सडनली कोई काम आगे बातें होती रही, चाय पानी हुआ, फिर वो ये फिर मेरे पास आए कि सर आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ। आप नंबर दे दोगे? बोला ठीक है, नंबर दे दिया। तो नंबर तो बहुतों को देते हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। फिर 7 बजे मेरे यहाँ फ़ोन आया, मैं आपके यहाँ मिलने आना चाहता हूँ। रात को अंधेरे में
ठीक है, आगे शाम में मेरे घर आ गए। तो बोले सर मैं दिल्ली चलूँ तो आप काम दिलवा देंगे कुछ पेंटिंग का। एक्चुअल में इनका काम देखा तो बहुत तारीफ भी की थी वहाँ की, काम तो बहुत अच्छा इस लड़के का, कॉपी वर्क का और उस तरह का काम बहुत अच्छा पीरियड, मुझे अच्छा लगा था। मैं बोला ठीक है आ जाओ मैं काम, लेकिन रहने की व्यवस्था मैं नहीं दे पाऊंगा, दिल्ली जैसे शहर में रहने की व्यवस्था मेरे पास नहीं, आप वो व्यवस्था कर लो तो काम जरूर दिलवा दूंगा। फिर 1 महीने के बाद इनका फोन आया सर मैं तो दिल्ली में आ गया हूँ। तो चलो अच्छी बात है आ गए। तो फिर मेरे 2-3 गैलरी वाले मित्र थे जो कॉपी वर्क उस समय कराते थे, तो मैंने उनसे बात किया और इनको काम कुछ टाइम तक 1-1.5 साल मैंने लगभग रेगुलर दिलवाया, रहने की व्यवस्था की। फिर मैं सोचा उसके बाद कि ये बच्चा तो इसी में फंसा रह जाएगा, केवल कॉपी वर्क करने से अपना इंडिविजुअल कभी कुछ कर ही नहीं सकता, जीवन में आगे राइज कर नहीं सकता, पूरे जीवन कॉपी वर्क करता रह जाएगा, कॉपी वर्क करता। तो मेरे शो वगैरह भी ललित कला में इधर कई जगह होते रहे, ये आते रहे, हमारे टच में रहे। मतलब 1.5-2 साल के बाद मैं बोला ऐसा करो बच्चे आप BFA कर लो। तो पहली बार सुने BFA के होते हैं, नेचुरली गाँव से जो को बताने की कोई छोड़ी उन्होंने आगे अभी दिल्ली का जल्दी मैं बता रहा हूँ। फिर हमने BFA किया और मास्टर डिग्री की और अभी यहाँ पे हैं, आगे बढ़कर मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता है इस बात की। धन्यवाद सभी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो जाने कि आप माइक तो लिए नहीं है ये जो असल में आपने एक अगला जो मेरा सवाल था कि दिल्ली के शुरुआती अनुभव और संघर्ष के बारे में बताएं, तो इसमें आपने काफी कवर किया है। जी, अगर कुछ और बात जोड़नी है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विषय हैं अभी बात करने के लिए। जी, इसमें मज़ेदार बात ये है कि मतलब जो संघर्ष, अगर देखिए काम तो सब लोग जानते हैं और यहाँ सब एकत्रित हुए हैं कि जो आर्टिस्ट का स्ट्रगल शुरू का और तो इसमें जब रहने का व्यवस्था दुबे जी ने बोला तो रहने की व्यवस्था के तौर पे आए थे हम लोग संत नगर में, मैं और मेरा दोस्त जिसके मामू यहाँ रहते हैं, तो मैं भी उनको मामू ही बोलता हूँ। तो जावेद मामू नाम है उनका और वो निशांत से जुड़े हुए थे। तो संत नगर में जब आए तो 2 दिन रहने के बाद ये हुआ कि अपना व्यवस्था तो करना पड़ेगा, तो 250 रुपये का एक कमरा लिए, फ्लोर पे था, मतलब ऊपर से सीढ़ी था लोहे का और आगे रेलिंग वेलिंग कुछ नहीं था, ऊपर में एक कमरा था और कोई प्लास्टर वालास्टर नहीं, ईंट का वो दीवार था और सिर्फ एक दरवाज़ा ही उसका सुरक्षा गार्ड था। तो उसमें अपना सामान रख दिए और एक भगोना वगोना और उनके यहाँ से वो डब्बे ले लिए, 20 लीटर का एक डब्बा मिला था, तो उसमें 1 किलोमीटर से पानी भर के लाना और वहीं पे बाथरूम करने जाना होता था। तो ये उसका और ये रेमब्रांड का जो नाइट वॉच बनाया उसी ईंट के दीवार पे ही कैनवस ठोक के और मैंने पेंट किया और बड़े शिद्दत से पेंट किया क्योंकि मेरा परीक्षा भी था उसमें ना कि अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो काम नहीं मिलेगा, तो अच्छा दिल शिद्दत से काम किया। उस कमरे में रहा मैं 2.5 महीने। उसके बाद गया जहांगीरपुरी, क्योंकि उस कमरे में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते थे ये पता चल गया, तो जहांगीरपुरी गए। जहांगीरपुरी में 500 रुपये का कमरा लिए। अच्छा, यहाँ तो 1 किलोमीटर जाके खेतों में आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कंडीशन और था कि वहाँ खेत था ही नहीं। वहाँ तो सरकारी जो सरकार की व्यवस्था थी उसी से आपको निपटना है और वो व्यवस्था सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अगर थोड़ा सी लेट हो गए, सुबह 6 बजे से वो हुआ, 6 बजे के बाद जाएंगे तब पूरा आपको मतलब समझ सकते हैं। हाँ, और लेकिन उसमें व्यवस्था मैंने ढूंढा कि 10 बजे के बाद अपना जाना है, क्योंकि 10 बजे क्लीन हो जाता था, तो ये कंडीशन था। फिर वहाँ से सदर बाज़ार में मामू के बड़े भाई साहब थे, वो सदर बाज़ार में डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पे गए तो फिर उनके माध्यम से खालसा जो कैनवस वगैरह बेचते हैं वो सारी चीज़ें पता लगा। और लेकिन क्या हुआ कि काम तो इनको जैसे बता रहे हैं 1.5 साल चला, इसके बाद ब्रेक हो गया क्योंकि नहीं काम मिला, तो अब क्या करना है। तो फिर उस कंडीशन में अब चूंकि मामू निशांत से जुड़े थे तो इस्लाम साहब से भी मिलना हो गया था और मैं निशांत एक स्ट्रीट थिएटर ग्रुप जिसमें ये आज भी बहुत सक्रिय है जी, तो वहाँ आना जाना और काम करना और काम का अभाव हो गया।
तो फिर उस दौरान मतलब कमरा छोड़ के ग्रुप में रहना पड़ा। ग्रुप में रहे, वहाँ पे भी झोपड़पट्टी में रहे जहांगीरपुर के उसमें, और कंपनी में काम किया तार, जहाँ गाड़ियों का अंदर वायरिंग होता है वो वायरिंग बनता था। तो वहाँ का मतलब ये है कि पूरा दिन जब तार काटना पड़ा तो दोनों ये सूझ गए थे, दोनों अंगूठे दिन भर पिलास से तार काटने के कारण मतलब खुल गया था। तो वो था, उसमें 1 महीना काम किया और इसके बाद मतलब गांव में शादी वगैरह था बहन की, तो फिर चला गया। फिर इसके बाद आया कि मतलब काम तो करना ही है, और मेरी पढ़ाई चूँकि छूट गई थी 9वीं क्लास से ही, तो अब इस्लाम साहब के पास, निजमा जी के पास जब आया तो इन्होंने आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए बोला कि भाई 9वीं क्लास तक कुछ नहीं होगा, आप आगे की पढ़ाई करो। फिर इधर आते हुए काम की तलाश कर रहे हैं। बाबा का भी जहाँ मदद होता था, जहाँ जान पहचान था, भेजते थे। और ये क्या बोलते हैं, कड़ी में इनके जानने वाले थे, तो वहाँ पे भी आना जाना था। तो गढ़ी में एक गुरुदीप करके आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनके पास मतलब थोड़ा बहुत बैठते थे, पोर्ट्रेट वगैरह बनता था तो वो मेरे से करवाते थे। मेरा रियलिस्टिक अच्छा था तो 400 रुपया 300 रुपया में पोर्ट्रेट बनवाते थे। अच्छा, वो एक बार भेजे थे मेरे को रोहिणी, किसी स्कूल का काम मिला था और वो बोले कि यहाँ काम कर अच्छा करेगा तो हो सकता है कि नौकरी भी मिल जाए उसके स्कूल में आर्ट टीचर वगैरह की। तो एक और आर्टिस्ट थे, वो चूँकि एकेडमिक पढ़े लिखे थे और मैं पढ़ा लिखा नहीं था, तो दोनों लोग वहाँ गए थे। उनसे मेरा काम अच्छा था, लेकिन क्या हुआ कि डिग्री नहीं थी तो जॉब तो एकेडमी वाले को मिलेगा। तो 1 हफ्ता के बाद वो मतलब मेरे को बोले कि आप जा सकते हैं। अब रोहिणी से जो जहांगीरपुरी का DTC का जो बस का सफ़र था, बस में बैठा और साइड के हिस्से में बैठ के अपना रोते हुए जहांगीरपुरी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने किस्मत पे रो रहा था कि मेरी किस्मत शायद इतनी ख़राब है कि मतलब कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद मतलब वो सबसे बुरा स्थिति था। रोते हुए वहाँ अपने कमरे तक गया, किसी तरह से अपने आप को संभाला। और इसके बाद एक उन्हीं के माध्यम से नीपा शर्मा करके एक दौलतगांव में मेजर की पत्नी थी, वो कॉपी वगैरह करवाती थी। तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे गया तो मेरा काम एक दिन ट्रायल के लिए दिए, तो उनको काम पसंद आया, जहाँ पे मेरे को 250 रुपये स्क्वायर फीट से काम मिलना शुरू हुआ और खूब काम किया। उस दौरान खूब काम किया, खूब घर वगैरह जो मिट्टी के थे वो अंदाज़न क्या स्क्वायर फीट बिकता होगा, कुछ अंदाजा? उस समय बाबा 400-500 रुपये स्क्वायर फीट बिकता था जी। आज तो पता है, क्योंकि वो कुछ समय बाद वो चली गई थी तो बाहर मार्केट में घूमने पर अंदाजा हो गया था। तो लेकिन ये था कि बहुत काम किया और उस समय फ़ोन और मोबाइल का साधन नहीं था, तो मेरे को सपने आते थे। और उन्होंने बोल रखा था लाल बहादुर 2 दिन के बाद मेरे को फ़ोन जरूर करना। तो एक जहाँ राशन की दुकान थी उस पर PCO से बात कर रखा था, 2 दिन बाद हमेशा फ़ोन करते, ये संपर्क का साधन था। और जब भी फ़ोन करता था, लाल बहादुर तुम्हें ही याद कर रही थी, आ जाओ फटाफट आ जाओ। तो उनके साथ मिलके 1-2 साल खूब काम किया और थोड़ा स्थिति घर की भी सुधरी, अपनी भी सुधरी। लेकिन वो अचानक फिर अमेरिका चली गई तो फिर सारा काम धाम बंद, ठप। ट्रम्प ने सत्यानाश करा दिया। अच्छा, आप जरा सा आप लौटे, आप कॉलेज ऑफ आर्ट जो पहुंचे आप जी सॉरी कॉलेज ऑफ आर्ट जो आप पहुंचे जी, तो वहाँ के दाखिला, वहाँ के काम और वहाँ पढ़ने का अनुभव, और क्या भाषा एक बाधा बनी वहाँ तमाम पढ़ाई में वहाँ पर? जी बनी, लेकिन जब तक मैं आपके सोबत में रह के इतना तैयार हो गया था कि कुछ लड़ाइयाँ भी लड़ सकता हूँ। अच्छा, वहाँ ये था कि कॉलेज का एडमिशन बड़े मज़ेदार है कि मेरा 12वीं कक्षा में 98.2% मार्क्स आया था, तो 50% भी नहीं थे।
तो जामिया पहले गया, जामिया में 50% से 1 पॉइंट भी कम रहेगा तो नहीं लेंगे। तो कॉलेज ऑफ आर्ट में मतलब कुछ छूट थी, तो वहाँ का फॉर्म वो किया, भरा, और 1 महीने का समय, 2 महीने का समय मिला जिसमें मैंने तैयारी किया। तो 2 महीने में 2-4 मतलब स्टील लाइफ वगैरह और कंपोजिशन वगैरह तैयार किया। मेरे को पता नहीं था कि कॉलेज का एंट्रेंस कैसे होता है। अब इनसे उनसे पूछने के बाद और दोस्तों से पूछने के बाद पता चला कि ऐसे ऐसे एंट्रेंस की तैयारी होती है। और जब मैं 2-4 सीट लेके दिखाने गया कि देखो भाई मैंने बनाया है, कह रहे देख रहा है इतना गजा हुआ है, इतना गजने के बाद 2-2 साल ट्राई करने के बाद भी नहीं होता है, तू सोच रहा है इतने में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, और मेहनत करो और मेहनत कर। अच्छा, घर गया और एंट्रेंस दिया। पहली बार में 14वें नंबर पे मेरा वो हुआ, एंट्रेंस क्लियर किया और दाखिला मिला। अच्छा, उस समय तक पापा मेरा तो टूटा फूटा, जैसे 9वीं के बाद तो छूटा था पढ़ाई, फिर जाके फिर कुछ ट्यूशन लेके कुछ पढ़ाई करके जैसे तैसे पार किया था। तो इंग्लिश तो आती नहीं थी और हिंदी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता था, और यहाँ लेक्चर तो सारे इंग्लिश में होते हैं, तो अब इंग्लिश लिखूंगे से, तो जो नोट्स होता था वो इंग्लिश का भी हिंदी में ही लिखता था। अगर वाज बोल रहे हैं तो वाज मतलब हिंदी में ही लिखना है। तो ऐसे करके टूटा फूटा नोट्स बनाता था। अच्छा, क्या हुआ कि जब कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, वो अक्सर पीछे की सीट ढूंढते हैं कि कोई देख ना पाए शर्म के मारे। अब वो मैडम वो थी कि खींच तान के आगे ला देती थी। पहले लाइन में हो गया और लेक्चर दे रही है और मैं लिख रहा हूँ। अब वो देखी तो मतलब नोट्स बुक पे तो क्या है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। अच्छा, मैडम समझ गई कि मतलब आर्ट फील्ड में जैसे तैसे बच्चे आते हैं, सबको पता है, तो मैडम कुछ बोली नहीं, लेकिन अपने आप को इतना इंसल्ट फील हो रहा था कि मतलब इज्जत की धज्जियाँ उठ रही है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि भाषा की वजह से, भाषा को लेकर जी, हालांकि कोई मजाक नहीं उड़ाया, मैं खुद अंतर मन से ऐसा। असल में ये बात पूछने से इसलिए जरूरी जी, सॉरी, असल में ये नुक्कड़ नाटक करते करते, क्योंकि ये तो जुर्म है, इसका इस्तेमाल जो भूल जाता हूँ बार बार मैं जी, तो वो कि भाषा हमारे जो उड़ान है, हमारी जो तमाम चीज़ों को समझने का, और इसने ऐसा रोल अदा किया है, ऐसा कि लाल बहादुर उसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है कि उस सबको करके आए, लेकिन बहुत सारे तो मुरझा जाते हैं, वो जो पौधे लगे होते हैं वो मुरझा जाते हैं। इसलिए वो आपके अनुभव जो है वो जानना, यानी ये मैं भी पहली बार लाल से सुन रहा हूँ कि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखते थे, क्योंकि फिर बाद में आकर समझते थे कि ये जो उन्होंने कहा है ये क्या चीज़ है, क्या बोला है उन्होंने, पर ये अपने आप में एक इनोवेशन थी जी। और एक वाकया मज़ेदार है, क्योंकि जब 4th ईयर में आया तो एक मैडम आई, अपना वो मैथड मटेरियल की मैम थी, और इंग्लिश में ही अपना वो लेक्चर दे रही हैं। सुनते सुनते मैं स्टूडेंटों से भी पूछ रहा हूँ कि अच्छा, मेरे को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तू लोग को समझ में आता है क्या? तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी कह रहे हैं क्या पढ़ाती है पता नहीं चलता है, अपने को भी समझ में नहीं आता है। हाँ, अंग्रेजी मीडियम वाले स्टूडेंट भी बोल रहे हैं। अच्छा, मैं HOD से जाके बोला कि भाई मुझे हिंदी में क्लास चाहिए, मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ और मुझे हिंदी में क्लास चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ आता हूँ कॉलेज में, और कॉलेज में मैं बताऊँ, कॉलेज में सबके लिए सुनहरे दिन हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए चुनौती भरा दिन था, क्योंकि मैं वहाँ सीखने के लिए गया था, और हर क्लास सुबह से लेके 5 बजे तक अटेंड करता था। भले ही 5 बजे के बाद आधी रात तक काम करता था, वो अलग मैटर है, लेकिन अब समझ में ना आए तो फिर उनसे कंप्लेंट किया, मैडम के पास शिकायत आई। मैडम ने एक दिन ये तय किया कि आज भाई हिंदी की क्लास होगी, जिनको जिनको हिंदी की क्लास अटेंड करनी है वो रहें और बाकी बच्चे जा सकते हैं। तो सबको जानने का वो मिल गया, तो पूरी क्लास ही चली गई। मैं क्लास में अकेला बैठा हूँ, मैम कह रही है कि मैं अकेले बच्चे को क्लास नहीं दूंगी। तो मैं बोला कि देखिए, मैं नहीं और बच्चों को बुला के लाइए।
मैं बोला कि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, मैं डेली आता हूँ, मुझे सीखना है, इसलिए मैंने बोला है कि मुझे हिंदी में क्लास चाहिए और मैं क्लास में हूँ। मेरी जिम्मेदारी नहीं कि और बच्चे को बुलाना, वो आपका मैटर है। कोई बच्चा आए ना आए उससे मतलब नहीं, मेरे को सीखना है, मैं आया हूँ और मुझे आप पढ़ाएंगे। अच्छा, सपोर्ट के तौर पे एक दोस्त आया बैठा, उस दिन मेरी क्लास, जबकि उस बच्चे को इंग्लिश आती थी, लेकिन मेरे सपोर्ट के तौर पे आया और क्लास दी। इसके बाद तो आधी क्लास हिंदी और आधी क्लास इंग्लिश की होती थी। मतलब जो भी और लोग शामिल हो गए जो नहीं, जो लेक्चर होता था पूरा आधा हिंदी आधा इंग्लिश और पूरा अटेंशन। लाल बात तो समझ में आया? मैम अगर ऐसी क्लास पढ़ाएंगे तो अलग से क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जी, तो आपने ये बदल दिया, वहाँ है बदलवा दिया सारा निजाम। अब वो कितना लागू है, लेकिन मेरे को तो सीखने को मिला और मैं फर्स्ट क्लास से बैचलर पास किया। तो ये अंग्रेजी आपको नहीं आती तो मरिए मत, डूबिए मत, हाँ, अपने पर विश्वास रखिए। अच्छा, तो लाल साहब आप आगे चले थोड़ा, है ना? जी जी जी। तो मैं असल में एक सवाल था कि आप जो कल्पना करते हैं या जो चित्र जो बनाते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, माइक बाबा, सॉरी, वो उसका वो विचार कहाँ से आते हैं? हाँ, और ये जी हाँ, आइडिया जो कहाँ से आते हैं, और गुरु हो गए मेरे गुरु हो गए, अब ये मेरे बाबा हो गए। तो ये नहीं असल में बड़ा मजेदार सवाल है। और नहीं लाल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अच्छा, असल में पता नहीं किस वेद में है, लेकिन ये है कि हम जो है, हम धनुष होते हैं, हम और बच्चे जो होते हैं वो तीर होते हैं, उन्होंने आगे जाना ही होता है। तो अब हम जो भी बड़े रहे, लेकिन आगे तो आपने जाना है जी, है ना? तीर तो कभी पीछे मुड़कर आता नहीं है, तो आपने ही जो है, दुनिया सारी आपकी है। तो ये अच्छा, मेरा जो इसके साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये आइडिया कहाँ से आते हैं, ये एक बहस है कला में, राजनीति, सॉरी, साहित्य में, कि ये कला के लिए होती है या हम उसके कुछ सामाजिक सरोकार भी होते हैं। ये खास तौर पर मैं इस संदर्भ में भी बता रहा हूँ कि रजा साहब जो थे, तो उन्होंने देखिए सन 1947-48 में उन्होंने एक बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ही बनाया था 1947 और 48 में, और वो तो बहुत एक बिल्कुल बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे। पर उन्होंने एक चित्रकार होने के बावजूद उन्होंने प्रोग्रेसिव क्यों सोचा कि हमने एक आर्ट ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप होना चाहिए। तो ये बात सवाल क्या है, ये बात इसीलिए भी रख रहा हूँ कि आप भी उस तरह के तमाम विचारों से होते हुए, और जो मैंने आपके घर का बताया, बच्चों का बताया, आपकी सारी जो सोच के बारे में, आप यहाँ कहाँ खड़े हैं इस पूरी बहस में? कला के लिए या उसके कुछ सामाजिक सरोकार भी होते हैं? जी, मैं मानता हूँ कि सामाजिक सरोकार तो होते ही है, क्योंकि हम लोग का जो मतलब मैं जो कला करता हूँ विजुअल आर्ट है, और जब तक आप देख के उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, आप उसको कुछ सोचने पे मजबूर नहीं हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से उस कला का मतलब एक कैलेंडर बन के रह जाना है। तो सामाजिक सरोकार तो है, और मैं तो इस पे बहुत मजबूती से मतलब अपना काम करता हूँ। देखेंगे कि मेरे जो काम हैं तो आमतौर पे, और सामाजिक सरोकार बाबा बोले तो जन सरोकार से आता है। जब तक आप, और जो आइडिया की आप बात की है, तो आइडिया की भी बात बताऊँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक आप के अंदर सामाजिक चेतना नहीं जगेगी, आप के अंदर एक विचार नहीं पैदा होगा, और लोगों के बीच में जाएंगे नहीं,
और लोगों के दुख दर्द देख के महसूस नहीं करेंगे, आपको आइडिया आने में मुश्किल होगा। और मैं इसमें सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस परिवेश में मेरा चल रहा था, पढ़ाई भी चल रहा था, नाटक भी चल रहा था, गीत भी चल रहा था, और अपना गांव से भी आना है, गांव से भी मजदूर किसानों के बीच से आया। तो चूँकि वो जो दर्द है, जनता की जो दर्द है, परेशानियाँ हैं, मैं बड़ा करीब से महसूस कर पाता हूँ। तो दिल्ली में जो रहा, नहीं बेटा काम करना, तो इस पे काम करना शुरू किया। मेरे को वही उसी तरह के सब्जेक्ट प्रभावित करते हैं, उसी तरह का पेंट किया। जैसे ऑफिस टाइम का वो बस है। अब दिल्ली में जब भागम भागी वो थी तो डीटीसी की बस में कैसे मतलब भीड़ होता है, मतलब आपका बैग कहीं रहेगा और पैर कहीं रहेगा, उस स्थिति में पूरा कॉलेज हम लोगों ने किया है। तो वो परेशानी मतलब मेरे को ज़्यादा प्रभावित की, और मुझे लगता है कि इस पे काम भी होना चाहिए, इसलिए भी एक आर्टिस्ट के तौर पे मैंने काम बनाया। और दूसरा काम है मेट्रो का। अभी मेट्रो आया तो मेट्रो में भी वही हाल है, भीड़, बुरा हाल है। अच्छा जी। और इसके साथ साथ तो मैं महिलाओं के विषय पे मतलब मेरे को ज़्यादा प्रभावित किया। अच्छा, इसके काम दिखाने से पहले मैं ज़रा इसमें तिरुपत मैम का को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि कॉलेज से जब मैं निकला उस समय तिरुपत मैम के साथ जुड़ा हूँ 2010 से, और आज तक अभी साथ में। मेरा सौभाग्य है कि अभी तक हम साथ में काम कर रहे हैं। तो कुछ किस्से बड़े मज़ेदार हैं, तो आप तिरुपत मैम से सुने तो अच्छा है। Hi, am I audible? हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं आ रही। नहीं आ रही। थर्ड टाइम लगती है। मैम मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा खड़े होकर बोलेंगे तो ये जिंदगी, लाल बहादुर की जिंदगी का सवाल है। So should I use this one? Am I audible? Yes. So this was very interesting that College of Art जब मैं गई, मैं जाती थी अक्सर और मैं अपने आप को टेस्ट करती थी। I would say that मैं नहीं देखूंगी कौन सा मेरिट लिस्टर है, कौन क्या है, और मैं अपने आप से, because I've been a collector for, I'm going to be 70, so I've been a collector for, you can say, 40 plus years. I was very young when I started to collect art. तो मैं जाके अपने आप को टेस्ट करती थी, और मैंने कुछ उस 2010 में 3 आर्टिस्ट थे जिन्होंने मेरे को इम्प्रेस किया। लाल बहादुर सिंह, संदीप दिग्चुंग एंड भोवल प्रसाद। इनफैक्ट तीनों ही हमारे साथ जुड़े हैं, एंड वी रिप्रेजेंट दैम। एंड लाल बहादुर और भोवल का हमने सोलो शो किया था जिसमें अशोक जी आए थे। अब मैंने वहाँ पे जब देखे तो मैं क्या करती थी, मैं बोलती थी अपने आप को कि इनको इनकरेजमेंट चाहिए, यंग आर्टिस्ट, एंड वी मस्ट बाय देयर वर्क। So I would, even if the gallery was in existence, we opened in 2006, मैंने खरीदती थी काम। अब जब LB के काम के सामने गई तो मेरे को बीट कर दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के जो कंसल्टेंट थे वो आए हुए थे और उन्होंने इनके काम ले लिए थे जो मैं लेना चाहती थी। So I told myself that my eye is correct. I always would मैं अपनी आँख को वो करती थी, परखती थी। And उस समय ये हुआ, एंड आफ्टर दैट LB के काम बिके हुए थे, मेरी बात नहीं हुई।
फिर एक दिन मैं कोइंसिडेंस आई क्विकली टेल यू, मैं प्रिंटर के यहाँ गई, उनके डिज़ाइन स्टूडियो में एक पेंटिंग लगी थी, तो मैंने उनको कहा सुनील जी ये तो बहुत अच्छा काम है। तो बोली ये एक लड़का है, ये काम करता है कॉलेज ऑफ आर्ट का है, आप देखिए। मैंने कहा चलिए आप मुझे मिलाइए, बिकॉज नव्या का नाम ही इसीलिए रखा था कि नए आर्टिस्ट, नए कॉन्सेप्ट, नए, हम उनको इनकरेज करें। तो एलबी फिर हमारे साथ जुड़ गए। अब इनमें 2-4 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, मीनिंग आप मानोगे कि हम सोचते हैं कि सर्टन लेवल के लोग हैं, वो गाय में इंटरेस्टेड नहीं है, वो यू नो दे डोंट वांट टू बाय द works that have roots, that are connected with us, with our earth, and LB's works have proved that wrong. इनके काम कौन सी कलेक्शन नहीं है जिसमें नहीं गए। अब बड़े से बड़े कलेक्टर का नाम लेंगे, उनकी कलेक्शन में इनके काम है, एंड हमने बहुत कोशिश करी है, हम दिखाते हैं, अच्छी जगह में दिखाते हैं और इनके काम जाते हैं कलेक्शंस में। तो एक बार मुझे एक फ़ोन आया फ्रॉम दिस फॉरेन लेडी एंड शी सेड, उन्होंने कहा कि हमें काम देखने, हम गेट्स फाउंडेशन के लिए यहाँ पे हैं और हमें विमेन ओरिएंटेड, यू नो, विमेन के जो मसले हैं विमेन के, उसके लिए हम काम करते हैं। सो आप हमें दिखाएंगे। सो देखिए, उन्होंने देखे। अब उन्होंने अर्पणा कौर का काम लिया, उन्होंने सीमा कोहली का काम लिया, उन्होंने 2-4 और आर्टिस्ट थे फेमस, आई थिंक जयश्री बर्मन थे, फिगर 8 एंड एलबी के काम के सामने अड़ गए। वो वाला काम, ये काम है जी, या and this was displayed in my house and they said that we want this work. So I said ये तो लाल बहादुर एलबी का काम है। वो बोले पर हम तो सिर्फ women artist ले सकते। So I said अब ये आदमी, इसकी ये गलती है, काम हमको पसंद आए हैं और ये आदमी लेडीज़ के विषय में सोचते हैं और विमेन की जो प्रॉब्लम्स और मसले होते हैं ये उनको दिखाते हैं। आप देखिए इसमें you can see that how this woman is, you know, you can see all the fetuses and you can see it's a very powerful, not such a good image but very powerful work. I said you show it to your Seattle में, आप आपने उनको दिखाइए, I can guarantee you will come back to take this work. I think in their history this was the only man's male artist work that they bought, and I am so happy that this work went. They say this is going to be the major work in our Patna office. As soon as you enter the office, you will see this huge canvas over there. So I was very, very happy. And recently, इनके जो sculptures थे, अच्छा then एक और चीज़ which he doesn't agree with me, पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये शायद आगे ज़्यादा जल्दी बढ़ना चाहते हैं, तो अपने सीरीज़ ही चेंज करते रहते हैं। तो कोई आएगा कलेक्टर बोलेगा मैं उस सीरीज़ में चाहिए, जैसे मैडम मैं सिर्फ चिड़िया थोड़ी बनाऊंगा, मैं सिर्फ गाय थोड़ी बनाऊंगा, मैं सिर्फ, वो नई सीरीज ही शुरू हो जाएगी तब तक। सो दैट्स व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ही इज़ वेरी वर्सेटाइल एंड मैं इतनी खुश हूँ कि रज़ा फाउंडेशन ने ये अपॉर्चुनिटी इनको दी है, क्योंकि ये धरती से उठे हुए, धरती से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी ये शुक्रिया मैम। आपने जो मतलब इतना जानकर इतना खुश हूँ, और मुझे लग रहा है सब लोग भी खुश हो रहे होंगे। जिन लोगों को सिर्फ फीमेल आर्टिस्ट का वर्क चाहिए था, उन्होंने एक मर्द का वर्क लिया औरत को लेकर, और ये एक मर्द निशांत के साथ मिलकर सारे देश में और आसपास के देशों में जो गाने गाते हैं, एक दो उसकी 2-2 लाइन हम आपको सुनाना चाहेंगे दोनों मिलकर, ठीक है? जो जी चाहते हो। हाँ, एक तो कमला वसीम जी का है। ये मैं उसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि महिला जो मेरा विषय है, मैं एक तो किसान महिला का बनाया है कि आमतौर पे किसान जो शब्द है पुल्लिंग है, और लेकिन सारा जिम्मेदारी वो खेती की जो सारी जिम्मेदारी है वो महिलाओं के ऊपर है। बाबा
और उसमें क्या होता है, शहर आदमी तो शहर चला जाता है कमाने खाने, और सारी खेती बाड़ी महिला ही करती है। तो महिला के पीठ पे मैंने पूरा वो ये गया था मैं कुल्लू में 1 महीना रहा, और जिस घर में रहा वहाँ प्लम पे बाग थे, और उससे पहले ये महिलाएं काम कर रही थी। इनसे प्रभावित होके हाँ, और भी बंद वो भी बंद कर दो। उनसे प्रभावित होके ये काम बनाया। और ये महिला किसान पहाड़न मैंने टाइटल दिया है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है किसान महिला है, महिला किसान है। अच्छा, इसी तरीके से महिलाओं के ऊपर अब निशांत में चूँकि महिलाओं के इतने गीत गाते हैं, तो एक बाबा उनका नहीं, कमला जी का तो मूसी के अब जी न पाऊंगी वो है, और अपने उनका बड़ा मज़ेदार है गीत ब्रजमोहन जी का। हाँ, चार दीवारी में घुट करके नहीं जीना है, दुनिया बनाने में हमारा भी तो पसीना है। बदलो ऐसी दुनिया जिसका पत्थर का सीना है, चार दीवारी में घुट करके नहीं जीना है, दुनिया बनाने में हमारा भी तो पसीना है। चार दीवारी में घुट करके नहीं जीना है, दुनिया बनाने में हमारा भी तो पसीना है। हमको तो बस सहने का ही पाठ पढ़ाया जाता, और शुरू से ही हमको कमजोर बनाया जाता। भूख में डूबा क्यों आखिर हर एक महीना है, दुनिया बनाने में हमारा भी तो पसीना है, दुनिया बनाने में हमारा भी तो पसीना है। दूसरा गीत जो मूसी के अब जी न पाऊंगी, मूसी के अब जी न पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। कमला वसीम जी का गीत है, आज नहीं है वो, कितनी बार उनके साथ गाया, कितनी जगह। मूसी के अब जी न पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो, अपना मैं मान बढ़ाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। भैया कहे बिना चौखट न लांगो, भैया कहे बिना चौखट न लांगो, चार दीवारी को गिराऊंगी, जरा सबसे ये कह दो, चार दीवारी को गिराऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। बापू कहे बिटिया पढ़ने न जाना, बापू कहे बिटिया पढ़ने न जाना, अपना मैं ज्ञान बढ़ाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो, अपना मैं ज्ञान बढ़ाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। तो ये सारे मेरे जो आइडिया वाला बाबा का सवाल था, यहाँ से उत्पन्न होता है। और देखा कि पेंटिंग भी मैंने जो बना रखा है, महिलाओं के ऊपर बहुत सारे काम किया है मैंने। चार दीवारी वाली जो, हाँ वो जो दिखाना बेटा, ये वाला लास्ट वाला जी, ये चार दीवारी के अंदर सारी महिलाएं हैं, और सुंदर चार दीवारी है। देखिए बल्ब सब लग रहा है, मतलब एडवांस चार दीवारी तो बड़ी सुंदर बनाई जाती है। तो ये नहीं है कि पुराना जमाना है। और मेरा मानना है कि अभी जो चार दीवारी वो पूरी तरह से टूटी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसी पर छो दिखाते हैं, और नया सवेरा भी आ रहा है, तो इसलिए मैंने सुबह का वो दृश्य भी रखा है। और महिलाओं के और भी पक्ष को काम किया है, जैसे पढ़ लिख के मतलब आगे बढ़ रही हैं, आसमान तक भी पहुंची हैं महिलाएं, लेकिन अभी भी जो उनकी स्थिति है मतलब पूरी तरह से बाहर नहीं आई है उस शोषण से ना। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ उस पर बनाता रहता हूँ। ये काफी
काफ़ी चीज़ें साफ हुई हैं और आपने जो फरमाया कि लाल जो हैं वो अपनी लाइन बदलते रहते हैं, तो वो मेरा एक सवाल था कि गाय से फिर पक्षी फिर पेड़ ये सब आया, तो मुझे लगा उसका जवाब आपने दे दिया है कि वो ज़मीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो उसको लाल उसको करना चाहते हैं। मैं अगली बात पर आ रहा हूँ। कितना टाइम हो गया अभी अंदाजा? 5-7 मिनट हो। 5-7 मिनट जी। तो लाल ने जो मैंने बताया आपके सांझी शहादत सांझी विरासत की वो 40 फीट लंबी वो जो और वो पहचान है इनके घर की, उस घर में सबसे बड़ा हिस्सा जो है स्टूडियो बनाया है अपना। और उस स्टूडियो की खास बात यह है कि वो स्टूडियो में तो जो एक फंक्शनिंग स्टूडियो होता है वो है, उसमें सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ एक लाइब्रेरी है जिसमें बाबा साहब की किताबें हैं, जिसमें एक मार्क्सिस्ट लिटरेचर है, जिसमें चेखव की है, जिसमें प्रेमचंद हैं, जिसमें मुक्तिबोध के किताबें हैं और शहीदों के फ़ोटो हैं। तो ये लाल ने ये ख़ास तौर पे मैं जो नौजवान साथी आए हैं यहाँ पर कि ये जो स्टूडियो बनाने का तय किया और उसमें काफ़ी आपने सोचकर और प्लान करके, उसके पीछे क्या मकसद था? क्योंकि आप तो अपने काम करने के लिए उतने बड़े स्टूडियो की आपको ज़रूरत नहीं थी। नहीं, ज़रूरत तो खैर आर्टिस्ट के लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ जाएगा है, लेकिन क्या है कि वो अलग विषय है कि बड़ा और छोटा, लेकिन उसमें ज़रूरी बात है कि आपके विचार कहाँ से आते हैं और आप काम किस विषय को लेते हैं, और जो स्टूडियो बनाते हैं तो आप आगे भी कुछ लोगों को मदद करते हैं, देते हैं, नहीं है। तो एक तो ये है कि बड़ा स्पेस चाहिए था कि कुछ काम करें, लेकिन उसमें जो नए बच्चे अगर लगे कि उनको मतलब ज़रूरत है तो वो भी मैं उसमें मदद कर सकूं। तो है मेरे स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद भी हैं, 3-4 स्टूडेंट हैं जो अभी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में हैं। और मतलब मेरा जो वो है कि ट्यूशन देना नहीं है, आओ स्टूडियो में सब व्यवस्था है, खाने का भी है, बाथरूम वगैरह सब है और नीचे ही है, सब कुछ है। और तो आप रहो, रात दिन रहो, खाना पीना भी हम दे देते हैं और रंग पेंट भी सब हमारा रहता है और आप उसमें काम कर सकते हैं। तो जो जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं उनको सिखाता भी हूँ, मतलब जो मेरी नॉलेज है तो उनको करता रहता हूँ और प्रमोट करता रहता हूँ। और जितना अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करने की क्षमता है वो भी कोशिश करता हूँ कि करूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन जैसा भी है जो भी है वो एक फीलिंग के तौर पे करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा करते हैं ये तो। और आपको जिस तरह से जो कुछ नहीं मिला था, अभाव था, वो आपने उन लोगों को, जाहिर सबके लिए तो नहीं कर सकते, जो भी आपने कर सकता है किया है। अच्छा, एक और क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, ये साथी लोगों को ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक नुक्कड़ नाटक करनी है। किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, बहुजन आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं, जाति और सांप्रदायिकता विरोधी एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए पोस्टर्स बनाते हैं, गीत गाते हैं, कविता लिखते हैं। ये सब काम वो एक चित्रकार होने के साथ साथ करते हैं। ये साथियों को, कितने लोगों को पता होगा कि किसान आंदोलन में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पोस्टर्स बने वो लाल बहादुर के बनाए, उनके आंदोलन के समर्थन में जो थे वो पोस्टर्स, वो इस तरह से डिमांड होती थी कि आज हमको 10 भेज दीजिए, हमको 20 भेज दीजिए। तो वो कुछ अगर दिखाएंगे वो हमारे किसान आंदोलन वाले, ये सामने ये पीछे वाला ये जो है, तो ये इतना पॉपुलर थे, तमाम देश से जो किसान आए हुए थे। तो ये कि आर्टिस्ट और एक चित्रकार जो है सिर्फ चित्रकार नहीं होता, वो एक इंसान भी होता है, वो एक संघर्ष करने वाला एक्टिविस्ट भी होता है। और लाल उसकी जीती जागती मिसाल हैं। तो हम सब लोगों को बहुत खुशी होती है। लाल, अभी आखिर में मुझे लगता है कि आप नौजवान जो हमारे चित्रकार हैं जो दिल्ली बेस्ड हैं,
तो वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके फैन हैं वो, उनके लिए आपके क्या आप इतने बड़े तो नहीं हैं कि उनको स्नेहा कुछ दे सकें, कुछ वहाँ मतलब के कुछ समझा सकें, लेकिन क्या आप बताना चाहते हैं उनको, कुछ कहना चाहते हैं जी? हाँ, उनके लिए अपना अनुभव भी शेयर कर सकता हूँ। खैर मशवरा तो नहीं दे सकता, और जो अनुभव है यही कि आप मतलब जैसे तिरुपति मैम ने बोला कि बहुत सारा इनका वेरिएशन बदलता रहता है, तो मेरा आदत है कि एक खाना मैं ज़िंदगी भर नहीं खा सकता, तो रोज़ नया नया ट्राई करता हूँ। इसीलिए मैं कॉलेज से भी बहुत शुरू से ही मेरा एक्सपेरिमेंट करने का हुआ। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो करिए। और आमतौर पे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं कि हमको कोई स्टाइल चाहिए, तो स्टाइल का मेरा जो अनुभव है कि स्टाइल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वो अपनी हैंड राइटिंग होती है। आप कुछ भी बनाएंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में बनाएंगे। दूसरा ये है कि आप जन सरोकार से जुड़िए, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस तरह के संगठन और टीम से जुड़ा हुआ कि वहाँ से आते हैं। आपको भी आसपास, मैं दुनिया का आखिरी और पहला नहीं है ये, सबके जीवन में बहुत लोग आसपास रहते हैं, तो उनसे सीखिए, एक अच्छा इंसान बनिए और अच्छी फीलिंग रखिए, तो आपको आइडियाज़ की भी कमी नहीं होगा, और आपको काम करने के बारे में भी नहीं सोचना पड़ेगा। और आपके अगर मैं जोड़ दूँ तो पढ़िए जी, पढ़ना तो बहुत जरूरी है, बिना पढ़ाई का तो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या इंग्लिश हिंदी बोल। हाँ, और अब तो ट्रांसलेटेड। हाँ जी, हाँ बस भाई साहब 1-2 मिनट और ले लें हम, जो जिस गीत के साथ खत्म करना चाहते हैं, 2 मिनट का गीत है जी, तो हम खड़े होकर ही गाएं इसको जी। ये जो गाते हैं, और समय कम था नहीं तो लाल बहादुर की कविताएं भी सुनाते। खैर और मौके आएंगे। ब्रिजमोहन का गीत है ये। सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। तेरा भी होना सबको, तेरा भी होना सबको, देवे रे दिखाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। कल वही हो जो चाहे तेरा मन रे, कल वही हो जो चाहे तेरा मन रे, जिंदगी बदलने का कर तू जतन रे, जिंदगी बदलने का कर तू जतन रे। टूटेंगे ये पिंजरे तो, टूटेंगे ये पिंजरे तो, मिलेगी रिहाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। टूटे हुए सपनों को जोड़ना जरूरी, टूटे हुए सपनों को जोड़ना जरूरी। दिलों में हमारे भला कैसी है ये दूरी, दिलों में हमारे भला कैसी है ये दूरी। पेड़ तो हमारे पर, पेड़ तो हमारे पर, छाँव है पराई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। घर तक पीछे पीछे आया है अंधेरा, घर तक पीछे पीछे आया है अंधेरा। आंखों में हमारी दिखता है ये सवेरा, आंखों में हमारी दिखता है ये सवेरा। दुनिया
दुनिया में प्यार बचे, दुनिया में प्यार बचे, बचे सच्चाई ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ और इस उठा। टाइम को तो गा दीजिए हमारे साथ। सत सत मारने से, सत सत मारने से अच्छी है लड़ाई ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई अशोक जी दो इतना आपने इज्जत बख्शी है तो थोड़ा सा बैठिए। आपके आने से हमारी इज्जत बढ़ती है। कोई कलाकार आता है और अपनी जीवन कथा ऐसे सुनाता है तो हमारी इज्जत बढ़ती है। अब वक्त है प्रश्नोत्तर का। वैसे हमारे एक मित्र थे, वो कहते थे प्रश्न पूछो, प्रश्न का उत्तर न पूछो। और हमारे पास कुल मिलाकर 5-7 मिनट हैं, तो अगर किसी को प्रश्न पूछना हो तो हाथ उठाए। प्रश्न सटीक और छोटा होना चाहिए। अपनी राय मत दीजिए, आपकी राय नहीं चाहिए, हमें प्रश्न चाहिए। तो अगर किसी के पास हो तो हाथ उठाए। एक पीछे जी, स्टूडेंट है, उनका उंगली उठ रहा है। हाँ, रुक गया। हाथ उठा कोई, हम देख नहीं पा रहे। चलिए, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो एक मिनट। ये लाल बहादुर जी, आपके चित्रों को मैंने देखा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप जो चित्र बनाते हैं या आपकी जो यात्रा है उसमें जो बड़े कलाकार हैं जो इस समय समकालीन, उनसे कोई प्रेरणा ली हो या उनका कोई स्टाइल या कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या? बड़े कलाकार का तो मेरे को नहीं समझ में आता है कि कोई चीज़ दिया, लेकिन बड़े तो बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें सीखने को उनसे मिलता है। और मेरे काम में चूँकि मुग़ल मिनिएचर, मधुबनी पेंटिंग और जैपनीज मिनिएचर और यूरोपियन जो कलर पैलेट है, इसका मिश्रण है। और पढ़ाई के दौरान मैंने ये सीखा कि अपना जो भारतीय कला है उसमें लाइन प्रमुख है। तो एक तो वो है, और अपने जो मिनिएचर को देखा तो काफ़ी प्रभावित हुआ उनसे। वो चूँकि मैं बहुत सारा यूरोपियन पेंटिंग मेरी जीविका थी, तो वो मेरे रग रग में बसा है, इसलिए मेरा काम में मतलब यूरोपियन कलर पैलेट है। तो समकालीन आर्टिस्ट जैसे मंजिल दौर ऐसा कुछ बताया उन्होंने, बताया आप। तो मित्रों, बहुत बहुत आभार आप सबका। आप इतनी बड़ी संख्या में आए और इतने प्रश्नहीन जा रहे हैं, पर ये आपका भाग्य है, मैं क्या कर सकता हूँ। हमने आपको अवसर दिया, आपने सवाल नहीं पूछा, पर आप जाएं तो रास्ते में अपने से सवाल पूछिए कि कैसे कलाकार बनते हैं और कैसे एक आदमी इतनी बड़ी संघर्ष गाथा को कितने सहज भाव से आपको सुना सकता है और ये एहसास पैदा कर सकता है शायद कि हम में से अधिकांश का जीवन ऐसे ही संघर्षों से गुजरा है, पर हम पहुँचे कहाँ। जहाँ लाल बहादुर पहुँचे हैं वहाँ कितने कम पहुँच पाते हैं, क्योंकि संघर्ष ही उनको लील जाता है। तो संघर्ष से भी संघर्ष करना होता है कलाकार बनने के लिए। बहरहाल रज़ा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ओर से आप सबका बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया लाल बहादुर का और शमसुल इस्लाम साहब का कि उन्होंने एक रोचक जीवन कथा हमारे सामने रखी। धन्यवाद।